तो चलिए आज हम सफर करते हैं असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान का। हिमालय की गोद में बसा है ये पार्क। बहुत खूबसूरत, पर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत अहम भी है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी अनोखी पहचान, यहाँ के दुर्लभ जीव और इसके संरक्षण की एक काफी दिलचस्प कहानी बताती है। देखते हैं इस खजाने में क्या खास है। बिल्कुल। मानस की कई पहचानें हैं, जैसा आपने कहा। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है 1985 से। अच्छा। हालांकि बीच में कुछ मुश्किलें आई थीं, तो इसे 1992 से 2011 तक खतरे में यानी डेंजर लिस्ट में भी रखा गया था। ओहो। पर अच्छी बात यह है कि अब ये उस लिस्ट से बाहर है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। हाँ, ये तो है। साथ ही ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है 1973 से, एलिफेंट रिजर्व भी है और एक बायोस्फीयर रिजर्व। इतने सारे दर्जे। हाँ, ये सब बताते हैं कि ये जगह दुनिया के लिए कितनी कितनी अहमियत रखती है। ये खतरे में सूची से बाहर आना, ये तो वाकई बड़ी बात लग रही है। मतलब क्या हुआ था वहां और ये वापसी कैसे हुई, और ये अलग अलग दर्जे, इनका क्या मतलब है संक्षेप में? देखिए, 80 और 90 के दशक में वहाँ कुछ अशांति का दौर था। जातीय राजनीतिक मुद्दे थे। इससे अवैध शिकार बहुत बढ़ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ। गैंडो जैसी प्रजातियां तो मतलब लगभग खत्म ही हो गई थी वहां से। अरे बाप रे। हाँ, इसीलिए इसे खतरे में डाला गया। लेकिन फिर खासकर 2003 में जब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी बनी, उसके बाद हालात सुधरे। अच्छा। वन विभाग, बीटीसी और सबसे जरूरी वहां के स्थानीय बोडो समुदाय और कई संस्थाओं ने मिलकर बहुत काम किया। नतीजा, गैंडों को सफलतापूर्वक फिर से वहां बसाया गया और 2011 में पार्क खतरे की सूची से बाहर आ गया। वाह। ये दिखाता है कि अगर सब मिलकर कोशिश करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और हर दर्जा खास है। टाइगर या एलिफेंट रिजर्व खास जानवरों पर फोकस करता है, बायोस्फीयर रिजर्व पूरे इकोसिस्टम और इंसानी तालमेल पर, और विश्व धरोहर स्थल इसकी बेजोड़ कुदरती अहमियत बताता है, मतलब दुनिया के लिए अनमोल। और इसकी लोकेशन भी तो बहुत खास है, भूटान से सटी हुई सीमा पर, है ना? एकदम। ये असम के बोडोलैंड इलाके के चिरांग और बक्सा जिलों में पड़ता है और इसकी उत्तरी सीमा सीधे भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से जुड़ती है। अच्छा, रॉयल मानस नेशनल पार्क। हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जानवर तो सरहदें नहीं देखते ना। सही बात है। ये पूरा इलाका मिलकर वन्य जीवों के लिए एक बड़ा और ज्यादा सुरक्षित घर बन जाता है। इसे ही ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन कहते हैं, मतलब सीमा पार संरक्षण। वाह। और मैंने सुना है यहाँ कुछ ऐसे जीव भी मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। वो पिग्मी हॉग के बारे में पढ़ा था मैंने, दुनिया का सबसे छोटा जंगली सुअर, जिसे लगा था कि वो विलुप्त हो गया। सोचिए, पिग्मी हॉग जिससे मतलब खोया हुआ मान लिया गया था, वो यहीं फिर से मिला। ये वाकई हैरान करने वाली खोज थी। कमाल है। इसके अलावा हिस्पिड हेयर, जिसे असम रैबिट भी कहते हैं, वो लंबी घास में छिपकर रहता है। फिर गंभीर रूप से लुप्तप्राय असम रूफ्ड टर्टल, कछुआ, हाँ, और खूबसूरत गोल्डन लंगूर भी यहीं के खास निवासी हैं। गोल्डन लंगूर तो बोडोलैंड क्षेत्र का एक तरह से प्रतीक है और बहुत ही सीमित इलाके में पाया जाता है। तो इन दुर्लभ जीवों के लिए मानस इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या खास है वहाँ के माहौल में जो ये यहीं मिलते हैं? मानस इन्हें वो खास घर देता है जो इनकी जरूरत है, जैसे पिग्मी हॉग और हिस्पिड हेयर। इनके लिए यहाँ के जलोढ़ घास के मैदान, मतलब वो घास के मैदान जो नदी की लाई मिट्टी से बने हैं, वो इनके लिए जिंदगी की तरह है। अच्छा, घास के मैदान। हाँ, गोल्डन लंगूर पेड़ों पर रहते हैं और उन्हें यहाँ के जंगल सुरक्षित रखते हैं। यहाँ देखिए, पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं, घास के मैदान हैं, नदियाँ हैं। ये जो विविधता है ना, यही इन खास मेहमानों को पनाह देती है। और सिर्फ ये दुर्लभ जीव ही नहीं, यहाँ की पूरी बायोडाइवर्सिटी तो कमाल की है। मैंने कहीं पढ़ा शायद 60 से ज्यादा तरह के स्तनधारी और पक्षी, तो 450 किस्म के। जी हाँ, विविधता जबरदस्त है। इसकी एक वजह यह भी है कि मानस ऐसी जगह पर है जहां भारत के दो अलग-अलग जैव भौगोलिक क्षेत्र मिलते हैं, तो दोनों तरह के जीव जंतु यहाँ आ जाते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। यहाँ बाघों का घनत्व, मतलब उनकी संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक दर्ज की गई है हाल के सर्वे में। अरे वाह। हाथी तो हैं ही, वो गैंडे जिन्हें सफलतापूर्वक वापस लाया गया, जंगली भैंस जिनकी नस्ल भारत में सबसे शुद्ध मानी जाती है, क्लाउडेड लेपर्ड, हिरणों की कई किस्में,
लिस्ट काफी लंबी है। और पक्षियों के लिए भी ये स्वर्ग जैसा है, आप कह रही थी? सच में? हाँ, साथ ही व्हाइट बेलेड हेरन, ग्रेट हॉर्नबिल, कई तरह के फिश ईगल जैसे कई शानदार पक्षी भी दिखते हैं। और ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि यहाँ 500 से ज्यादा किस्म के पेड़ पौधे हैं। ये इन सभी जीवों का पेट भरते हैं और घर देते हैं। इतनी सारी प्रजातियों का घर होने के लिए यहाँ का भूगोल भी जरूर खास होगा। कैसा नजारा है मानस का, अगर कोई सोचे तो? आप कल्पना कीजिए, उत्तर में हल्की वनाच्छादित पहाड़ियां हैं जिन्हें भाभर सवाना या तराई घास के मैदान कहते हैं। फिर बीच में और दक्षिण में दूर तक फैले जलोढ़ घास के मैदान है। ये यहाँ का दिल है। घास के मैदान मतलब बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। और कहीं कहीं सदाबहार जंगल भी हैं। और इन सब के बीच बहती है पाक को अपना नाम देने वाली मानस नदी। ये नदी और इसके बनाए मैदान ही यहाँ की जान है। पाक का जो कोर एरिया है वो करीब 500 वर्ग किलोमीटर का है, पर पूरा रिजर्व इससे कहीं बड़ा है। तो मानस ने वाकई मुश्किल दौर देखा, लेकिन फिर शानदार वापसी की। ये कहानी तो बहुत उम्मीद देती है। यकीनन ये संरक्षण की दुनिया में एक मिसाल है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, वन विभाग और सबसे जरूरी स्थानीय बोडो समुदाय की मेहनत और लगन रंग लाई। गैंडों की वापसी और विश्व धरोहर खतरे की सूची से बाहर आना बताता है कि समुदाय की भागीदारी कितनी ताकतवर हो सकती है। ये एक केस स्टडी है कि कैसे इंसान और प्रकृति साथ मिलकर मुश्किलों से उभर सकते हैं। और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, संरक्षण में स्थानीय बोडो समुदाय की अहम भूमिका रही है। और ये अब इको टूरिज्म में भी दिखती है ना? बिल्कुल। पर्यटक यहाँ जीप सफारी कर सकते हैं, हाथी सफारी भी होती है। पर खास बात यह है कि कई इको टूरिज्म की जो गतिविधियां हैं वो स्थानीय बोडो समुदाय चलाता है। अच्छा, ये बढ़िया है। हाँ, इससे न सिर्फ उन्हें रोजगार मिलता है बल्कि सैलानियों को उनकी संस्कृति करीब से देखने और समझने का मौका मिलता है। एक तरह का कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म है ये। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, मानस अपने दुर्लभ जीवों, अद्भुत जैव विविधता और मुश्किलों से उभरकर संरक्षण में सफलता की एक मिसाल होने की वजह से बेमिसाल है। हाँ, मानस सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये एक तरह से उम्मीद का प्रतीक है। प्रकृति की एक जीती जागती प्रयोगशाला है और ये दिखाता है कि अगर मिलकर काम करें तो क्या हो सकता है। सहयोग की ताकत का सबूत है। मानस की ये जो कहानी है, लचीलेपन की, सहयोग की, ये भविष्य के लिए भी बहुत अहम है। खासकर जब हम भूटान के साथ सीमा पार सहयोग की सफलता को देखते हैं तो एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि जब हम जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो क्या मानस जैसे उदाहरण हमें सिखा सकते हैं कि कैसे अलग अलग देश मिलकर अपने साझा प्राकृतिक खजानों को, अपने साझा इकोसिस्टम्स को और बेहतर ढंग से बचा सकते हैं। क्या सबक मिलते हैं इससे?